हेलो एंड वेलकम दिव्य कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आज करवाने वाला हूं केमिस्ट्री का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल, जो कि पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं ये सवाल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो सवाल है वो है हमारा एक चैप्टर जिसका नाम है आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो पीरियोडिक टेबल्स का VBI क्वेश्चन है। तो देखिए, समझिए और पढ़िए और सीखिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। उदग्र मतलब जो आवर्त सारणी होता है, आवर्त सारणी में ऐसा वाला को कहा जाता है उदग्र स्तंभ, और ऐसा वाला जो लाइन होता है उसे कहा जाता है क्षैतिज स्तंभ। उदग्र स्तंभ को कहा जाता है, इसे कहा जाता है वर्ग, और इसे कहा जाता है आवर्त। इसे कहा जाता है आवर्त। तो जो वर्ग है यानी कि आवर्त सारणी का उदग्र स्तंभ जो है, उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है बच्चे? वर्ग कहा जाता है। तो भूलिएगा नहीं, उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ऑप्शन है अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु। क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। पहला जो है ऑप्शन ए में जो है वो है अम्लीय धातु, दूसरा कहता है क्षारीय धातु, तीसरा कहता है अक्रिय गैस और चौथा कहता है मिश्र धातु। तो आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग का तत्व है वो जो होता है वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि उसके जो ऑक्साइड होते हैं, उसका जो ऑक्साइड होते हैं मतलब इसका जो ऑक्साइड होता है क्या होता है? वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है ना। धातु के यानी कि इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व है उसके जो ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो क्षारीय धातु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वो हमेशा क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। जो हमारा आवर्त सारणी है उसमें समूहों की संख्या, समूह कहने का मतलब होता है वर्ग, समूह कहने का मतलब होता है वर्ग, समूह कहने का मतलब क्या होता है? वर्ग। और शून्य समूह को कहा जाता है 18वां वर्ग। क्या कहा जाता है? 18वां वर्ग कहा जाता है। 18वां वर्ग को ही कहा जाता है शून्य समूह। 18वां वर्ग को ही क्या कहा जाता है? शून्य समूह। तो कहता है इसमें कौन शून्य समूह का तत्व है? तो 18वां वर्ग में हम लोगों का है अक्रिय तत्व। क्या है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस, इसी को कहा जाता है नोवेल गैस। इसी को क्या कहा जाता है? नोवेल गैस। तो 18वां वर्ग में अक्रिय गैस या तो नोवेल गैस है, जिसकी संख्या कितनी है? जिसकी संख्या है 6। बोलेगा आवर्त सारणी में टोटल अक्रिय या नोवेल गैसों की संख्या 6 है। कौन कौन है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ठीक है ना, रेडॉन है। तो यहाँ पे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन जो हो गया वो क्या हो गया? हमारा अक्रिय गैस हो गया। तो कहता है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो शून्य समूह का तत्व कौन होगा? हीलियम। हाइड्रोजन तो नहीं है, ये लोग तो क्या है? ये सब कंपाउंड है। अक्रिय यहाँ पे क्या कह रहा है? तत्व। तत्व कहने का मतलब जो होता है ये सब कंपाउंड है, ये तो आएगा नहीं, ये तो ये होगा, ये तो ये होगा। तो हमने देखा, जब हमने याद किया, जो हमने सीखा था, जब हमने याद किया तो मुझे याद आया कि हीलियम जो होता है वो आवर्त सारणी में शून्य समूह का एक तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं। यानी कि कोई भी यदि परमाणु अणु का निर्माण करता है या यौगिक का निर्माण करता है, तो वो जब यौगिक का निर्माण
निर्माण करता है तो वो बंधन बनाता है। क्या बनाता है? बंधन, एक दूसरे से बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकता है या डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं। तो वो जो सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंधन कहने का मतलब क्या होता है? सहसंयोजक बंधन मतलब इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप जो बंधन का निर्माण होता है उसे कहा जाता है सहसंयोजक बंधन। तो सहसंयोजक बंधन का निर्माण जो होता है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है? तो कितने? तो मीथेन का सबसे पहले, अगर मीथेन में हमको बंधन का संख्या जानना है तो मीथेन में सबसे पहले हमको जानना होगा मीथेन का फॉर्मूला। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चे CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। यानी कि कार्बन जो होता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ कितना बंधन का निर्माण किया कार्बन ने? एक बंधन, दो बंधन, तीन बंधन और चार। कितने बंधन? चार बंधन। कितने बंधन का निर्माण करेगा? चार बंधन का। तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, चार सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बंधन का निर्माण करता है। यानी कि जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप जो बंधन का निर्माण होता है उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। बंधन दो प्रकार का होता है, एक आयनिक बंधन और दूसरा सहसंयोजक बंधन। अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, त्याग करेगा या ग्रहण करेगा तो जो बंधन का निर्माण होगा वो होगा आयनिक बंधन। कैसा बंधन होगा? आयनिक बंधन। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप जो बंधन का निर्माण होता है उसे कहते हैं सहसंयोजक बंधन। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था मोसले। किसने किया था? मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मोसले ने किया था। और मोसले ने जब निर्माण किया तो उसने तत्वों का वर्गीकरण का आधार जो है वो परमाणु संख्या को बनाया। किस चीज को बनाया? परमाणु संख्या को बनाया। मोसले का कहना था, मोसले का कहना था कि किसी भी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। तो ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। तो हमारा आंसर तो यही सही होगा, परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने किया था। मोसले ने आवर्त सारणी का निर्माण जो है परमाणु संख्या के आधार पर किया, यानी कि तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पे वर्गीकृत किया, सजाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की अनुपात कितना होता है? यानी कि अमोनिया के अणु में, अमोनिया का जो अणु है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो अणु है उसका अनुपात कितना होगा, ऐसा पूछ रहा है। परमाणुओं का अनुपात कितना होगा पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसे जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा अमोनिया का फॉर्मूला, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो देख लीजिए इसमें नाइट्रोजन कितना, 1, हाइड्रोजन कितना है, 3। तो आंसर हमारा कितना सही हो जाएगा? 1:3। तो देख लीजिए 1:3। तो वही क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो परमाणुओं की संख्या का अनुपात बच्चे 1:3 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कहता है वो कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी कि समूह की संख्या होती है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारा है, आवर्त सारणी देखिए सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था? सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण करने वाला व्यक्ति था मेंडलीफ। कौन था? मेंडलीफ। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का क्या किया था? निर्माण किया था। कब किया था? मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में क्या किया था? आवर्त सारणी का निर्माण किया था। कब किया था? 1869 ईस्वी में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। और उसने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो उसने जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें 7 आवर्त और 8 वर्ग था। लेकिन मोसले ने जब क्या किया, अपना आवर्त सारणी बनाया जिसे बृहत आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, तो उसने तत्वों को मतलब वर्गीकृत करने का आधार परमाणु संख्या को बनाया और वर्गों का संख्या 18 दिया और आवर्तों की संख्या 7 दिया। तो कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है? 18 वर्ग होते हैं। कितना वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन।
ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? सबसे पहले ओजोन क्या है ये जान लेते हैं, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा। तो देखिए, वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल क्या है, कई परतों से बना है। ठीक है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, इस प्रकार से कई मंडल में बटा हुआ है। ठीक है ना। तो क्या होता है, उन्हीं मंडलों में से ओजोन क्या करता है, एक ऑक्सीजन का परत बनाता है। क्या करता है, ऑक्सीजन का परत, जो कि रंगहीन होता है, जिसका कोई रंग नहीं होता, और गंधहीन होता है, जिसका कोई गंध नहीं होता। और उसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु। O3, इसका फॉर्मूला होता है O3। ठीक है ना, O3। और ओजोन का क्या होता है, फॉर्मूला O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला क्या है, एक अणु होता है ओजोन, और एक लेयर बना के रखा, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है, पराबैंगनी किरणें जो होता है, उससे हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? O3, यानी कि 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Here is the next question, and next question is आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ठीक है ना। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में देखिए आवर्त की संख्या पूछ दिया है। ठीक है ना। लेकिन अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी है या मतलब कि पुराना वाला आवर्त सारणी है। तो देखिए आवर्त सारणी या तो आधुनिक हो, ठीक है, या तो क्या हो, पुराना वाला हो। तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था मोजले ने। किसने किया था? मोजले ने। किसने किया था? मोजले ने। और पुराना वाला का किसने किया था? मेंडेलीव ने किया था। किसने किया था? मेंडेलीव ने किया था। कब किया था? 1869 में किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण है, उसमें क्या है, आवर्त कितना था? इसमें आवर्त की संख्या कितना था? इसमें आवर्त 7 था। और इसमें भी आवर्त कितना? पुराना वाला में आवर्त कितना? 7। वर्ग इसमें कितना था? वर्ग कितना था? वर्ग 18 था। इसमें वर्ग कितना था? इसमें वर्ग क्या था? वर्ग की संख्या 8 था। तो क्वेश्चन कह दिया आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी चाहे पुराना हो नया, आवर्त की संख्या कितनी है? हमेशा से 7 है। हमेशा से कितना है? आवर्त की संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हीलियम कैसा तत्व है, बताओ कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है, क्रियाशील है, सक्रिय है, उदासीन है? तो मैंने अभी तो बताया था कुछ देर पहले, उस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था? अक्रिय गैसों की संख्या 6 है, इसे शून्य वर्ग में रखा गया है। ठीक है ना। शून्य वर्ग में रखा गया या तो 18वां वर्ग में रखा गया। इसमें कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। देख लीजिए यही 6 क्या है? अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्वों की संख्या 6 होता है, और इसे कौन सा वर्ग में रखा गया है बोलेगा तो शून्य वर्ग में रखा गया। कौन सा वर्ग में? शून्य वर्ग में रखा गया। इसी का नाम क्या है? 18वां वर्ग है। कौन सा वर्ग है? 18वां वर्ग है। शून्य वर्ग या 18वां वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? लीजिए क्वेश्चन वही क्वेश्चन, घिसा पीटा क्वेश्चन। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं भाई। मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बताओ। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। त्रिक का नियम निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि त्रिक नियम। देखिए जब तत्वों का वर्गीकरण होने लगा ना, तो लोग वैज्ञानिक जो थे वो अपने प्रयोग के आधार पर, अपने प्रेक्षण के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने समय उपस्थित संसाधनों के आधार पर क्या किया, तत्वों को उनके मतलब मिलते जुलते गुण के आधार पर, तो उनके भौतिक गुण के आधार पर, कोई रासायनिक गुण के आधार पर, कोई उनके आकार के आधार पर सजाया। भले ही उनका नियम गलत हो गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, कोशिश किया। तो त्रिक नियम सबसे पहले दिया था डोबराइनर नामक एक व्यक्ति ने। त्रिक नियम दिया, सबसे पहला यही प्रयास किया था। ठीक है ना। तत्वों का वर्गीकरण का पहला प्रयास डोबराइनर ने ही किया था। किसने किया था? डोबराइनर ने किया था। और डोबराइनर की यदि मैं बात करूं तो डोबराइनर का जन्म 1870 में हुआ था और मृत्यु 1849 में, सॉरी 1770 में इनका जो जन्म हुआ था। डोबराइनर की अगर मैं बात करूं जन्म का, तो जन्म का हुआ था 1780 में और मृत्यु हो गया था 1849 में। 1849 में मृत्यु हो गया था। तो ये जो हो गया डोबराइनर द्वारा। किसके द्वारा? डोबराइनर का। तो डोबराइनर ने सबसे पहला प्रयोग किया, त्रिक नियम दिया था।
इस त्रिक नियम के अनुसार क्या था, डोबरेनर ने अपने समय जो ज्ञात तत्व थे उसे उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया और एक नियम का प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार, जिस नियम के अनुसार तत्वों को क्या किया कि तीन तीन के समूह में सजाया। कितने के समूह में? तीन तीन के समूह में। जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उसने कहा कि अगल बगल जो तत्व होगा, अगल बगल जो तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान का औसत जो होगा बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा। यानी कि लिथियम का परमाणु द्रव्यमान और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होगा वही क्या होगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होगा। यानी कि उसने कहा था यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का मतलब तीन तीन के समूह में सजाया था, यानी कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के तीन तीन के समूह में सजाया जाए तो बीच वाला तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो अगल बगल वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत होगा। ऐसा किसने बताया था? डोबरेनर ने बताया था। तो डोबरेनर ने कौन सा नियम दिया था? त्रिक। त्रिक मतलब क्योंकि इसने तत्वों को कितने कितने के समूह में सजाया था? तीन तीन के समूह में सजाया था। कितने कितने के समूह में? तीन तीन के समूह में। इसीलिए इसके नियम को क्या रखा गया? त्रिक नियम रखा गया। ठीक है, लेकिन बेचारा का नियम चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि यह ज्यादा तत्वों के लिए मान्य नहीं होता था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टक का नियम का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसने किया था? तो अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आपको पता है? कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, अष्टक का नियम का प्रतिपादन जो है ना वो किया था लोथर मेयर, मेंडलीफ, डोबरेनर, न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स नामक एक व्यक्ति थे। न्यूलैंड्स नामक क्या थे? एक व्यक्ति थे जिसने क्या किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। न्यूलैंड्स ने क्या किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार क्या बताया था? मतलब कि उसने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया और बताया कि पहला जो तत्व का जितना भी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होगा वो आठवां तत्व के सदृश होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संगीत का पहला स्वर जो आठवें सुर के बराबर होता है, मतलब समान होता है, सदृश होता है। कैसे? जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं। संगीत के कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। कौन कौन? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। तो नी जो होता है और लास्ट का जो होता है, जो कि होता नहीं है, फिर से वहां से क्या हो जाता है? अंत इसी पे होता है, सा होता है। तो 7 सुर है, संगीत के 7 सुर है। तो सा से स्टार्ट होकर किससे? सा पर खत्म होता है। ठीक है ना। तो अष्टक नियम का कहना था यदि तत्वों को उनको बढ़ते हुए परमाणु के द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो पहला तत्व का गुण जो होगा भौतिक और रासायनिक गुणधर्म आठवें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के सदृश होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संगीत का सुर होता है। ऐसा किसने बताया था? ऐसा बताया था किसने? न्यूलैंड्स ने बताया था। किसने बताया था? न्यूलैंड्स ने। यानी कि आपने एक गाना सुना है, मेरी प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म। ठीक उसी प्रकार से संगीत का पहला सुर जो होता है सा से खत्म हो शुरू होकर सा पे खत्म हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार से अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी था कि तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म। यानी कि पहला जो सुर है, यानी कि पहला जो तत्व है वो आठवें तत्व के गुण के सदृश होता है। तो न्यूलैंड्स ने बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म इनमें किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो मेंडलीफ, देखिए मेंडलीफ साहब की बात आ गई। तो देखिए सबसे पहला जो है आवर्त सारणी का निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है? आवर्त सारणी का निर्माण करने का श्रेय मेंडलीफ साहब को ही जाता है। मेंडलीफ साहब ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया था। सब तो जैसे तैसे सजा रहा था, लेकिन सबसे पहला एक आवर्त सारणी बनाने का काम किसने किया था? मेंडलीफ साहब ने किया था। मेंडलीफ साहब ने क्या किया था? अपने तत्वों, अपने समय ज्ञात कुल 63 तत्व को, इनके समय कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। मेंडलीफ सर के समय 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीफ साहब के समय 63 तत्व थे और 63 तत्व को उन्होंने क्या किया था? यानी कि अपने आवर्त सारणी में क्या किया? सजाया। अपने आवर्त सारणी में क्या किया? सजाया और बताया कि देखिए भाई
ऐसे काम नहीं चलेगा। काम ऐसे चलेगा कि अगर हम क्या करें, इस आवर्त सारणी में क्या करेंगे कि अगर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा देंगे ना, तो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा देंगे तो किसी भी वर्ग विशेष में जो तत्व, जितने भी तत्व होंगे उनका गुण क्या होगा, सदृश होगा। यानी कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के सदृश होगा। ऐसा बता दिया था उन्होंने। किसका, कब बताया था? 1869 ईस्वी में बताया था। तो 1869 ईस्वी में मेंडलीव साहब ने ऐसा बताया। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो वो द्रव्यमान के फलन होते हैं, क्योंकि इसने 63 तत्वों को किसके क्रम में सजाया था? तो द्रव्यमान के क्रम में। मेंडलीव साहब ने कैसे सजाए थे? 63 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? देखिए मेंडलीव की बात आ गई, तो मेंडलीव साहब ने क्या किया था? द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। तो याद रखिएगा, मेंडलीव मतलब परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। अगर भूल जाते आप, ठीक है, तो आप ऐसे रखिएगा। देखिए एक होता है मैदा, मैदा का आटा होता है ना, मैदा का आटा, तो वही मैदा से याद रखिएगा मेंडलीव द्रव्यमान में सजाया था। मेंडलीव ने कैसे सजाया था? द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? देखिए कोई भी आवर्त सारणी है, वो ऐसा कह रहा है, यानी कि मान लेते हैं कि हमारा आवर्त सारणी है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा आवर्त सारणी होता है। नॉर्मली पार लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं पारते हैं, सिंपल ही पार लेते हैं, ठीक है। चलिए या तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, हाली ना का रब से फरियाद। हाइड्रोजन कितना नंबर पे? 1 पर, लिथियम 3 पे, सोडियम 11 पे, पोटेशियम 19 पे, फिर रुबिडियम 37 पे, सॉरी रुबिडियम कितना पे है? 2 8 8 18, हाँ, तो 18 19 कितना होता है? 37 शायद होता है। 19 और 18 17 2 यानी कि 37, ठीक है। और सीजियम कितना नंबर पे है? सीजियम 17 और 18 कितना होता है? 55 होता है। और फ्रांसियम कितना होता है? 55 और 32 कितना होता है? 87 होता है। यानी कि इस प्रकार से क्या है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु संख्या कितना होता है? ऊपर से नीचे आने पर परमाणु संख्या में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, परमाणु संख्या बढ़ रहा है। परमाणु संख्या बढ़ेगा कब? जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। परमाणु संख्या बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो यानी कि परमाणु का जो आकार है पहले छोटा होगा, यानी कि इसका परमाणु का आकार क्या होगा? हाइड्रोजन का परमाणु का आकार इतना छोटा होगा, इतना अच्छा सा। फिर उसके बाद लिथियम का थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद सोडियम का थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पोटेशियम का उससे बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से परमाणु का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे ही बढ़ेगा तो परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है उसका केंद्र से दूरी क्या होगा? केंद्र से दूरी क्या होगा? केंद्र से दूरी भी क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए केंद्र से दूरी भी क्या होगा? बढ़ेगा। और केंद्र से दूरी बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि केंद्र में होता है प्रोटॉन यानी कि प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, यानी कि आवेशों के बीच आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ने पर बल का मान क्या होता है? घटता है। और जैसे ही बल घटेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो वो क्या हो जाता है? विद्युत धनात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत धनात्मक हो जाता है। तो ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? ऑफ कोर्स भाई बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और केंद्र के बीच का आकर्षण शक्ति घट जाएगा और इलेक्ट्रॉन त्याग करने का क्षमता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? देखिए हैलोजन तत्व किसे कहा जाता है? हैलोजन तत्व देखिए किसे कहा जाता है? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। देखिए क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सब जो है ना, ये सब जो है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब जो तत्व है इसे कहा जाता है हैलोजन तत्व। क्या कहा जाता है? हैलोजन तत्व। क्या कहा जाता है? हैलोजन तत्व।
कौन सा तत्व कहा जाता है? हैलोजन तत्व कहा जाता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या कहा जाता है? हैलोजन तत्व। अब कहते हैं सबसे अभिक्रियाशील हैलोजन तत्व कौन सा है? तो सबसे अभिक्रियाशील हैलोजन तत्व जो है वो है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन जो होता है एक क्या होता है, उसका केंद्र और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो है दूरी होता है बहुत कम होता है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है कि इसका केंद्र और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बहुत कम होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है, केंद्र जो होता है उसके बीच की दूरी क्या होता है? नाभिक जिसको हम लोग कहते हैं, नाभिक और कक्षा के बीच की दूरी बहुत ही कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके आकर्षण का बल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्या होता है? मजबूत होता है। दूसरा बात क्या है? यह एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इलेक्ट्रॉन को कस के मतलब कि क्या करता है? पकड़ने का काम करता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? विद्युत ऋणात्मक तत्व मतलब इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ लेता है, खींच लेता है। तो खींच लेता है इसका मतलब है कि अभिक्रियाशीलता इसका बढ़ जाएगा, किसी से भी क्या कर लेगा? अभिक्रिया कर लेगा। इलेक्ट्रॉन का ही जुड़ना तो क्या है? अभिक्रिया है। तो इलेक्ट्रॉन तुरंत खींच लेता है, और खींच लेता है तो बंधन का निर्माण हो जाता है। तो क्या होता है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन जो है फ्लोरीन होगा। क्या होगा? फ्लोरीन। ऐसे ही नहीं रट लेना है, कोई भी क्वेश्चन को रटना नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें याद करना चाहिए। हमें उसके पीछे का जो वजह है, हमें उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको भी याद करना चाहिए। ये नहीं कि रट लिए तो बस काम हो गया, ऐसा नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? क्षारकीय कहने का मतलब सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होगा? देखिए इसका आंसर तो सिंपली क्या हो जाता है? Na2O होगा। ठीक है, लेकिन Na2O ही क्यों होगा? एग्जाम देखिए आपका कहाँ शुरू होता है? जहां पे आप फंस गए वहीं पे आपका एग्जाम है। एक चीज और जान लीजिए, जो बच्चे को नंबर लाना है सिर्फ रट लीजिए, लेकिन जो बच्चे को जॉब करना है, जो बच्चे को अपने भविष्य में क्या करना है, कुछ आधिकारिक पद पे बैठना है, तो उन्हें रटने से काम नहीं होगा, उनको पढ़ना होगा, चीज़ों को समझना होगा। जो अच्छा विद्यार्थी बनना चाहते हैं वो चीज़ों को समझिए, इसके पीछे का लॉजिक क्यों है, क्यों यही आंसर हुआ, ये सब क्यों नहीं हो गया है। देखिए तो समझते हैं निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्षारकीय धातु है। तो एक चीज समझ लीजिए, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? धातु के ऑक्साइड ही क्या होता है? क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। यहां से आ गई समझ में? अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। अब देखिए इन दोनों में से, इन सभी में से धातु कौन है? एक तो धातु ए है, दूसरा धातु है, लेकिन ए अधातु है। क्वेश्चन कह रहा है क्षारकीय कौन होगा? तो अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब हमारा आंसर या तो ए होगा या तो ए होगा, लेकिन ए ही कैसे होगा वो समझिए, जरूरी है समझना क्यों होगा वही। तो देखिए आवर्त सारणी जो हमारा होता है, आवर्त सारणी में जो होता है, समझ लीजिए ये हमारा आवर्त सारणी है। इस प्रकार से हम लोगों का क्या है? आवर्त सारणी। इस प्रकार से हम लोगों का क्या है? आवर्त सारणी है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होगा, चलिए आवर्त सारणी है सिंपल, बस हम आपको बता दे रहे हैं। तो आवर्त सारणी में क्या होता है, अगर हम लोग क्या करेंगे, बाएं से दाएं जाएंगे। किधर जा रहे हैं? दाएं। अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होता है, इधर जो होता है क्षारीयता क्या होता है, इधर का क्षारीय धातु होता है। पहला जो आवर्त है इसमें क्षारीय, पहला जो वर्ग है इसमें क्षारीय धातु है। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, क्षारीयता क्या होता है, क्षारीयता घटेगा। क्षारीयता क्या होगा? घटेगा। तो जो हमारा सोडियम है, सोडियम जो है हमारा जो कौन सा वर्ग में आएगा, सोडियम हमारा कौन सा वर्ग में आएगा? तो हमारा जो सोडियम है वो आएगा 15वां वर्ग में। सॉरी, सोडियम जो हमारा है वो कौन सा वर्ग में आएगा? सोडियम हमारा आ जाएगा पहला वर्ग में आ जाएगा। कौन सा वर्ग में आ जाएगा? पहला वर्ग में। लेकिन एल्युमिनियम कौन सा वर्ग में आ जाएगा? एल्युमिनियम आ जाएगा 12वां वर्ग में। यानी कि जो पहला वर्ग में आएगा सोडियम, क्यों? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इस प्रकार से, और फ्रांसियम,
इस प्रकार से। तो हमारा जो लिथियम सॉरी सोडियम जो है, हमारा जो सोडियम है वो पहला वर्ग में है। हमारा जो सोडियम है कौन सा वर्ग में? पहला वर्ग में। और 12वां वर्ग में क्या? हमारा 12वां वर्ग में है क्या? देखिए क्या है? बोरॉन, और फिर एल्युमिनियम, और फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस प्रकार से। तो हमारा जो एल्युमिनियम है, हमारा जो एल्युमिनियम है कौन सा वर्ग में है? 12वां वर्ग में। और इधर से इधर आने पर क्षारीयता क्या हो रहा है? घट रहा है। तो क्षारीयता घट रहा है तो अब कौन से एल्युमिनियम की क्षारीयता क्या होगा? सोडियम से कम होगा। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? सोडियम वाला होगा, क्योंकि पहला वर्ग में है। आ गई आवाज समझ में? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के समूह पहला के तत्व क्या कहलाते हैं? देखिए अभी बताए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो कोई भी तत्व है उसका संयोजकता निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? उसका संयोजकता निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजकता मतलब क्या होता है? संयोजकता किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहता है। या तो कोई भी तत्व है, उसके तत्व का एक जो परमाणु है, उस तत्व के परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा में मान लिया जाए 1 इलेक्ट्रॉन है या तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है अगर वो धातु होगा, ठीक है। अगर धातु की संयोजकता निकालना है तो धातु की संयोजकता निकालना है, मान लिया धातु की संयोजकता निकालना है तो इसका पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो धातु की संयोजकता अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम उसके बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही उसका संयोजकता हो जाएगा। देखिए किसी भी धातु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को धातु की संयोजकता कहते हैं। अगर कोई धातु है तो उसका संयोजकता कैसे? बाहर में j इलेक्ट्रॉन, उसकी संयोजकता j। जैसे कि मैग्नीशियम Mg12, मैग्नीशियम पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयोजकता कितना हो रहा है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लेकिन अगर हमको निकालने के लिए कहा दे कि बताओ ऑक्सीजन का संयोजकता, तो ऑक्सीजन कितना नंबर पे है? ऑक्सीजन 8 नंबर पे। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 6। तो क्या उसको कहिएगा क्षो संयोजकता है? क्षो संयोजकता इसका कह दीजिएगा? नहीं, इसको आप क्या करिएगा 8 में से 6 घटाइएगा तो आंसर हमारा आ गया 2। तो इसका संयोजकता क्या हो गया? 2। तो संयोजकता क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, या तो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या तो अष्टक प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसी को संयोजकता कहा जाता है। तो संयोजकता जो होता है बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन का जो संयोजकता किसी भी तत्व का संयोजकता जो होता है वो किससे निर्धारित किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है 1 पिकोमीटर में कितने मतलब कि कितना होता है? 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? यानी कि देखिए, तो आप अगर 9th में पढ़े होंगे तो एक उपसर्ग आदि किए होंगे। कैसे? मिली, माइक्रो, नैनो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सब माइनस वाला उपसर्ग है। और एक होता है, एक आध किए होंगे आप लोग, किलो, मीगा जिसको हम लोग मेगा कहते हैं, गीगा, किलो, मीगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, किलो, मीगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है। मिली जो होता है, मिली होता है 10 पर पावर 10 सबको दे दीजिए, 10 सबको 10 रुपया बांट दीजिए। ठीक है ना, सबको 10 रुपया हम दे रहे हैं, देख लीजिए सबको 10 रुपया दे रहे हैं। ठीक है। अब तिनका का पहाड़ आता है आप लोग को, देखिए तिनका पढ़ते हैं। तिनका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे के 15, 3 छके 18। यहाँ पे तिनका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। अब देखिए इधर जो है माइनस वाला है तो सबके आगे क्या लगा देंगे? माइनस 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 माइनस। लेकिन इधर वाला प्लस में इसमें कुछ नहीं लगेगा। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, किलो, मीगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो पिकोमीटर बराबर क्या होता है? तो पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 12 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? खोज कर लिख लीजिए, 10 पर पावर माइनस 12, 10 पर पावर माइनस 12। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कोई भी क्वेश्चन एक लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये नहीं कि उलूल जुलूल के तरीके से याद कर लिए इसका आंसर ही होगा, ऐसा नहीं होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? देखिए, परमाणु का साइज कहने का मतलब जो होता है, परमाणु का साइज कहने का मतलब परमाणु की त्रिज्या से संबंधित होते हैं, परमाणु की त्रिज्या से, यानी कि परमाणु का साइज कहने का मतलब परमाणु की त्रिज्या से होता है, ठीक है ना, क्योंकि परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच का जो दूरी होता है वो परमाणु त्रिज्या ही तो होता है। तो ये आंसर हो जाएगा परमाणु, व्यास त्यास पे नहीं जाइएगा, परमाणु त्रिज्या हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणुओं के साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु के साइज कहने का मतलब नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच का लंबवत दूरी जो होता है परमाणु त्रिज्या, ठीक है, उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तो तुम कितना, अरे भाई चिल्ला चिल्ला के बोले, कितना तत्व क्या था? जब मेंडलीफ ने अपना काम आरंभ किया था तो उस समय कितना तत्व था? 63 तत्व था। कितना तत्व था भैया? 63 तत्व था। तो इसे याद रखने की जरूरत ही कहा है, 63, ठीक है, क्योंकि किताब में साफ तौर पे लिखा हुआ है मेंडलीफ ने अपने समय ज्ञात कुल 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया और बताया कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु जो होता है द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है, ऐसा बताया था, ठीक है। मोस्ले क्या बताया था? मोस्ले ने बताया था कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। तो 63 तत्व था उसके समय, ठीक है। इसका क्वेश्चन, भारतीय संगीत प्रणाली में, अरे भाई कितने सुर होते हैं बताओ? हम गायक वायक हैं, 7 सुर होता है, संगीत के 7 सुर होता है, संगीत के 7 सुर होता है। देखिए, फेरा कितना होता है? शादी में फेरा होता है 7। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में दिन होते हैं 7। समुद्र कितने होते हैं? समुद्र होते हैं 7। ऋषि कितने होते हैं? सप्त ऋषि होता है, सप्त ऋषि होता है। संगीत में कितने सुर होते हैं? संगीत में भी 7 सुर होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, और जो हमारी जो माता वैष्णो देवी वो 7 बहन है, तो कहने का मतलब 7 बहुत शुभ नंबर है ना। चलिए, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? लीजिए भाई, 1834, 1835, 1836, 1837। तो मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताओ, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? कमेंट करके बताओ। चलो नहीं बताओगे तो मैं ही बता देता हूँ। तो मेंडलीफ का जन्म जो हुआ था 8 फरवरी के दिन हुआ था और 1834 में हुआ था। 8 फरवरी 1834, अगर आपको डेट भी याद रखना है तो 8 फरवरी 1834 में मेंडलीफ का जन्म हो गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? देखिए, आवर्त सारणी में कह रहा है बाईं से दाईं, अब किधर से किधर जाने के लिए कह रहा है? देखिए, ये हमारा क्या हो गया, सिंपल आपको बता रहे हैं, ये नहीं कि आप समझ जाइएगा कि ऐसे ही, मतलब आवर्त सारणी तो सब बच्चे को बता दिए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं आता है तो हमारी वीडियो जरूर देखिए, ठीक है ना। और नहीं देखिएगा तो किसका क्या लीजिएगा बताइए? हम तो कहेंगे पढ़ना है तो पढ़ो बाबू, और नहीं पढ़ना है तो भैंस चराओ, ठीक है। पढ़ो लिखोगे बाबू बनोगे नवाब, नहीं पढ़ोगे भाई तो नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी बन सकता है, ठीक है। अब देखो, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कह रहा है कि बायां से दायां जा रहा है, यानी कि बायां हाथ बायां से दायां जा रहा है। तो बायां से दायां जा रहा है, तो बायां से दायां जाने पर क्या होता है? तो बायां से दायां जाने पर एक ही चीज तो होता है, परमाणु का साइज क्या होगा? देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, तो इस प्रकार से बढ़ रहा है। फिर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। इस प्रकार से क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक था, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यानी इधर से इधर जाने पर परमाणु संख्या है भैया, परमाणु संख्या बढ़ रहा है। परमाणु संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। परमाणु संख्या बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रहा है मतलब परमाणु का साइज भी क्या हो रहा है? परमाणु का साइज भी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? तो परमाणु का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वुल्फगांग डोबराइनर किस देश के संबंधित थे? भैया वुल्फगांग डोबराइनर का जन्म जो हुआ था ना, जर्मनी में हुआ था, एक जर्मन वैज्ञानिक। मैंने कई बार बताया था कि डोबराइनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मन वैज्ञानिक, ठीक है। वुल्फगांग डोबराइनर का जन्म कब हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? अभी तो ही बताए थे कि डोबराइनर का जन्म कब हुआ था, अभी तो बताया 1780 में जन्म हुआ था, 1849 में मृत्यु हो गया था। कब जन्म हुआ था? तो जन्म हुआ था, देखिए जन्म हुआ था 1780 में,
और मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु भैया, मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हो गया था 1849 में, 49 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सांसों को जीने का। आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होते हैं? आधुनिक जैसे ही कह दिया आधुनिक तो परमाणु संख्या। आधुनिक मतलब परमाणु संख्या, आधुनिक मतलब परमाणु संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उसके परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान? कोई व्यक्ति था जिसने कहा था कि तत्वों का जो परमाणु, मतलब कि मेंडलीव ने पहले बनाया। मेंडलीव जब बनाया तो ये कहा द्रव्यमान है मतलब कि जो भी कुछ है मूल्य चीज है, द्रव्यमान, जो भी चीज है परमाणु का वो द्रव्यमान मूल चीज है। लेकिन जब मोजले आया, मोजले बोला नहीं भैया, मेंडलीव साहब आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। मोजले ने कहा कि द्रव्यमान नहीं है, क्या है? परमाणु संख्या है। द्रव्यमान नहीं है, परमाणु संख्या है। तो किसने कहा था कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान? ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था मोजले ने। किसने कहा था? मोजले ने कहा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोजले हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? तो आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा कौन? क्लोरीन करेगा। क्या करेगा? क्लोरीन। कौन सा करेगा? क्लोरीन। क्लोरीन ही क्यों करेगा? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। क्लोरीन ही क्यों करेगा? ब्रोमीन क्यों नहीं करेगा? ठीक है, क्लोरीन क्यों करेगा, ब्रोमीन क्यों नहीं करेगा? आप बताइए जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से बताइए। यदि आप पढ़ते हैं, आप एक केमिस्ट्री लवर है। केमिस्ट्री जो है ना यार बहुत मजेदार चीज है। ठीक है ना, केमिस्ट्री जो है ना बहुत ही मजेदार टॉपिक है। समझ में आया? देखो एक चीज बताते हैं, जैसे कि देखिए हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन जलता है। हाइड्रोजन क्या होता है? जलता है। और क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन जलाता है। ऑक्सीजन जलाने का काम, किसी भी चीज किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है जल, H2O। H2O क्या करता है? बुझाता है। क्या करता है? बुझाता है। देख रहे हो कॉम्बिनेशन? देख रहे हो कॉम्बिनेशन? केमिस्ट्री बहुत ही मजेदार चीज है। जब तुम केमिस्ट्री पढ़ने लग जाओगे, जब किताब लोगे ना हाथ में, तो मन नहीं करेगा रखने का। गजब का इससे प्यार हो जाएगा। केमिस्ट्री एक प्यारा सब्जेक्ट है, सभी को समझ में नहीं आता। प्यार देखो सभी को होता है, प्यार सभी को नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री सबको समझ में नहीं आ सकता है। केमिस्ट्री एक लवेबल सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है। दुनिया में सबसे अच्छा सब्जेक्ट मेरे ख्याल से कोई है तो वो है केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो कहते हैं हिस्ट्री केमिस्ट्री सब बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा। भाई तुमने पढ़ा ही नहीं बढ़िया से। हिस्ट्री क्या सब्जेक्ट है, आहा। हिटलर का बायोपिक पढ़ो, अपना अंबेडकर साहब का मतलब बायोपिक पढ़ो, क्या लिखते हैं। कभी किताब उठाकर देखिए। मैं एक बोध गया था तो मैंने एक किताब लाया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, मतलब सच के साथ मेरा प्रयोग। क्या किताब था। मतलब महात्मा गांधी जो चीजों को देखते थे, उनका जो नजरिया था, ऐसे ही महात्मा गांधी को सब गाली देते रहते हैं, और वो गाली देंगे जो पढ़ते नहीं है। ठीक है ना, चलिए छोड़िए वो सब बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसने प्रस्तुत किया था? दीर्घतम रूप मतलब जो बड़ा वाला रूप है वो मोजले ने किया था। किसने किया था? बड़का आवर्त सारणी के बनाया था? बड़का आवर्त सारणी मोजले ने बनाया था। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल, नए टॉपिक के साथ। ठीक है।